स्टूडेंट आनिशा बादशाह सालवी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के क्वेश्चन आंसर। दैट मींस आज बारी है हमारे सेल्फ एनालिसिस की। कितने अच्छे से तुमने चैप्टर किया है, कितने अच्छे से तुमने पॉइंट्स पे ध्यान दिया है, ये अभी के अभी तुम्हें पता लगने वाला है। और एक और बात देखो बच्चों, आपने देखा है कि जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं उसके लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करते हैं। क्योंकि इससे हमें क्या क्या पता लगता है। हमें ये तो पता लगता है, ये पहली बात कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। सेकंड बात हमें पता लगती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। एक ही चैप्टर के एक ही टॉपिक को किस तरीके से मॉडिफाई करके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट करते हो, राइट। किस तरीके से हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और किस तरीके से ऑप्शन को हमें रिजेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बारीकियाँ हैं ना, देखो चैप्टर समझना एक तरफ, लेकिन उस चैप्टर को समझ करके अप्लाई करना एक तरफ। तो जब आप चैप्टर को समझ लिए हो फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। चैप्टर समझ के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो। तो जितने मेरी यही है, देखो 3 बातें गांठ बांध लो। 3 बातों में से क्या क्या? पहली बात, एनसीईआरटी की रीडिंग अत्यंत आवश्यक है बच्चों। सेकंड बात, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। थर्ड बात, मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड करना अत्यंत से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आपकी पार लगाएगा। क्योंकि जितने भी आपके एनसीईआरटी हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए एक ही साइट है, वो है मिशन ज्ञान। कृपया करके इसको डाउनलोड कीजिए और अपने आप को तार लीजिए। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, एक एक एग्जाम्पल, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में अपना एक मीनिंग है बच्चों, ठीक है। इतना ज्ञान महान बनने के लिए नहीं दे रही, इतना ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए आवश्यक है। अभी नीट के एग्जाम के अंदर आप क्या करोगे फिर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। असर्शन, फिग एंड वास्प कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यानी कि ये वो दो प्रेमी हैं जो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी है कि किस तरीके से म्यूचुअलिज्म होता है, किस तरीके से हमारा पैरासिटिज्म होता है, क्लियर दैट। तो वहीं पर आपसे ये बोला जा रहा है कि फिग और वास्प एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को नहीं चला सकते। क्या रीज़न दिया इन्होंने? रीज़न, दे शो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। क्या ये बात सही है? हाँ जी भाई, असर्शन भी ठीक है तो रीजन भी ठीक है। आज ऑप्शन देख लें। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई बिल्कुल सही बात है, तो इज अ करेक्ट आंसर। बट बी सी डी भी पढ़ लें। वैसे तो असर्शन एंड रीजन करते करते हमें सारी चीजें आ गई है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि क्या ऑप्शन है। बी में दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरी बात दे रखी है कि भाई असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। चौथे में दे रखा है बोथ रीजन एंड असर्शन आर फॉल्स, क्लियर दैट। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीश इज अ, नीश जो है वो क्या होता है? देखो बच्चों, आपके पहले नीश क्या है आप पहले समझो कि एक ऐसा एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें आपको एक स्पेशल सा हैबिटाट मिले, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, एक स्पीशीज के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो उसको सपोर्ट करे, वो ही इसका क्या है? नीश। एक इकोसिस्टम में बहुत सारे नीश हो सकते हैं, क्लियर दैट। सो नीश इज ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट है उसमें जो सभी चीजें मौजूद है, क्या वो नीश है? द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव, जो एक फिजिकल स्पेस है वहां पर जो एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, क्या वो नीश है? द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लीव, क्या वो एक टेम्परेचर है जिसके लिए मतलब उस ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जरूरत है, क्या वो नीश है? या फिर द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लीव्स, या फिर वो है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में वो एक स्पीशीज का पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह पा रहा है। तो यानी कि नीश क्या है? एक फंक्शनल रोल अदा कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ताकि वो जीवित रह सके। तो डी इज अ
करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth and where none of two can complete its life cycle without the other? देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मोथ है वो एक प्लांट, ठीक है, प्लांट और मोथ के अंदर एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है क्या, हाइड्रिला है, यका है, बनाना है या वियोला है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। क्लियर दैट? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? देखो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना है, कैसे किया था, कैसे किया था? हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उन्होंने देखा कि इस पेट्री डिश पर जहां जहां पेनिसिलियम नोटेटम ने ग्रो किया है, एक एरिया बनाए हैं, दूर दूर तक वहां पर बैक्टीरिया जो है सरवाइव नहीं कर रहा है। यानी कि ठीक है, यहां पर इसको कोई फायदा नहीं है, इसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसको लॉस है, इसको लॉस है। तो याद करो वो राम और श्याम की कहानी सीता के साथ। भाई श्याम ने बोला कि जब सीता मेरी नहीं है तो राम तेरी भी नहीं होगी, तो दैट मीन्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जब फर्क नहीं पड़ता ना, तब तो आप इजीली किसी को हार्म कर लेते हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कैसा देखा जाएगा, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कर रहा है। अब फंगस तो अपने आप में ग्रो हो रहा है ना, उसको क्या मतलब है कि उसके पास में बैक्टीरिया मर रहा है, उसको कोई फायदा भी नहीं है कि बैक्टीरिया मर रहा है। गेट माय पॉइंट? उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि बैक्टीरिया मर रहा है, वो ग्रो हो गया तो हो गया। तो दैट मीन्स ऐसा रिलेशनशिप यहाँ देखा जा रहा है कि एक को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक किल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा अमेंसेलिज्म। यानी कि कैसी कहानी हो जाएगी, इस तरह की कहानी हो जाएगी, एक को कोई मतलब नहीं है और एक को नेगेटिव असर पड़ रहा है। क्लियर दैट? चले आगे। नेटिलिटी रेफर्स टू, नेटिलिटी हमने किससे इंडिकेट करी थी, एन से, राइट। कितने बच्चे पैदा हुए हैं वो उसकी क्या कहलाती है, नेटिलिटी कहलाती है। क्या डेथ रेट को इंडिकेट करती है, क्या बर्थ रेट को इंडिकेट करती है, क्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, उस हैबिटेट में कितने लोग जीवित हैं वो दर्शाती है, या नंबर ऑफ द इंडिविजुअल एंटरिंग द हैबिटेट, या फिर इमिग्रेशन को दिखाती है। तो नेटिलिटी क्या है, बर्थ रेट को शो करती है, कितने बच्चे पैदा हुए हैं उसी हिसाब से आप क्या करते हो, नेटिलिटी निकालते हो। क्लियर दैट? नाउ इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यदि आपको बताना है कि इस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप किस तरीके से बताओगे? तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बनाए थे एज पैरामिड्स। एज पैरामिड्स में हमने बताया था कुछ इस तरीके से, ये ओल्ड वन, ये एडल्ट वन और ये हमारे जो न्यूनेट्स हैं, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ऐसी कहानी में हमने देखा था कि पॉपुलेशन इंक्रीज है, तो दैट मीन जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे वो ही क्या होगी, ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी। चलो पढ़ लें एक बार। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्या प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव से, तब वो पॉपुलेशन ग्रोइंग होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी तक बी सी डी भी पढ़ना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन, यदि रिप्रोडक्टिव जो है लेस देन है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से, तो क्या तब हमारी पॉपुलेशन ग्रोइंग होगी? नहीं। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल, यदि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हमारी ग्रोइंग होगी? कदापि नहीं। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, क्या ये ज्यादा होंगे और ये कम होंगे, क्या तब ग्रो होंगी? नहीं होगी। तो ए इज अ सही उचित आंसर है मेरे बच्चों। क्लियर दैट? चले आगे। निमेटोफोर अकर्स इन, निमेटोफोर याद है तुम्हें? प्लांट्स मैंग्रोव्स के अंदर, वहां पर क्या होता था, ये बड़े 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 प्लांट, नीचे सांस नहीं आती थी तो न्यूमेटोफोर बन जाते थे। ठीक है, याद आ गई वो कहानी? किस में याद करोगे? जब हमने बात करी थी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आए थे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। क्लियर दैट? उसके अंदर ये चैप्टर आएगा। तो वो कैसे होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए,
presence of plant arranged into well defined vertical layers depending on their height can be seen best in। ये कह रहा है कि जो हमारी वर्टिकल लेयर्स हैं, ठीक है, वर्टिकल लेयर्स हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, ये वर्टिकल लेयर्स है, ये किसमें आप शो करोगे, हाइट को किसमें शो करोगे, क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, क्या ग्रासलैंड में? ग्रासलैंड में हाइट होती है क्या? नहीं होती, तभी तो बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो गया। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट में तो वैसे ही स्पीशीज कम है, क्यों? क्योंकि वो जो हमारा कौन सा था, इक्वेटर रीजन, उससे थोड़ा दूर था, पोल्स के पास में था, तो ये ऑप्शन भी गलत। ट्रॉपिकल सवाना है, उसके अंदर भी ये गलत, तो आंसर आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होंगे उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा आर एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा हमने पढ़ा है, माइकोराइजा के बारे में, क्या होता है माइकोराइजा, किसके साथ में रिलेशनशिप रखता है, कैसा होता है, क्या अमेंसेलिज्म, एंटीबायोटिक, म्यूचुअलिज्म या फंगिस्टेसिस? तो आंसर आ जाएगा हमारा म्यूचुअलिज्म, ठीक है, जो हमारा म्यूचुअलिज्म है उसके आधार पे आंसर आ जाएगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप में। द प्रोसेस वेयर अ पॉपुलेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर पॉपुलेशन विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ नॉन एज। अब देखो, अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहां की पॉपुलेशन इनहिबिट करता है दूसरे की ग्रोथ को, ठीक है, खुद अफेक्ट नहीं हो रहा लेकिन दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। अभी मैंने जस्ट बताया था, क्या आ जाएगा हमारा, अमेंसेलिज्म। एनी डाउट हियर? Which of the following is not a factor that would limit the growth of a population? Population की growth में कौन लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं कर रहा? फूड शॉर्टेज, यदि फूड का शॉर्टेज हो गया तो पॉपुलेशन नेगेटिव जाएगी, तो यानी कि लिमिटिंग फैक्टर है। इमिग्रेशन, देखो इमिग्रेशन जैसे कैसे होता है, इमिग्रेशन का मतलब कुछ पॉपुलेशन अपने या कुछ मेंबर जो हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ गई हैं, तो जैसे हमारे घर में आए हुए मेहमान कुछ दिन रहेंगे, ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो चले भी जाएंगे, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? डिजीज़, मान लो कि उस एरिया में अभी कोरोना फैला है, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन में डिफरेंस आया, ठीक है, फेमाइन, इसके द्वारा भी डिफरेंस आएगा, सीधी सी बात है। सो इमिग्रेशन से कोई भी हमारी पॉपुलेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, सो राइट आंसर इज बी। राइट, आ गई बात समझ में? नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया? सी डार्विन ने, जीएफ गॉस ने, मैकआर्थर ने या वर्हर्सल एंड पर्ल ने? देखो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या था, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब था कि भाई आपस में यदि सेम एरिया हो और लिमिटिंग रिसोर्सेज हो तो एक ना एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा, ये दिया था हमारे जीएफ गॉस ने। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन? पैरासिटिक एडेप्टेशन हमने जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा है बच्चों। इसमें क्या होगा, जब पैरासिटिक होगा उसमें कैसे कैसे अडेप्टेशन होंगे? तो हमने क्या किया था, टैपवॉर्म का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। टैपवॉर्म में आपने देखा था कि कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, उसका माउथ नहीं होता, ठीक है, उसका हम कह रहे हैं कोई भी उसके सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो करता है, तो दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे एडेप्टेशन उसको लेने पड़ते हैं पैरासिटिज्म के लिए। तो वैसे ही क्या डेवलपमेंट ऑफ द एडेसिव ऑर्गन, हाँ एडेसिव ऑर्गन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्ट नहीं करना था ना उसको, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड खा रहा था, तो यानी कि ये भी सही है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बच्चे उसको चाहिए। आपने देखा होगा कि फीताकर्मी जो टैपवॉर्म है उसका हर फ्रैगमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है, कैपेबल है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं उसको वो हटा देता था, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर बोल रहा है फॉलोइंग इज नॉट, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि वो अडेप्ट नहीं करता है? तो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेडिमेंट्री सी एनिमोन गेट्स अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ द हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन। जो एनिमोन है वो क्रैब के ऊपर जो उसकी शेल होती है उसके यहाँ चिपक जाता है, तो इस तरह का कौन सा वो है रिलेशनशिप है? क्या कमेंसेलिज्म है, अमेंसेलिज्म है, एक्टोपैरासिटिज्म है या हमारा एंडोपैरासिटिज्म है? तो आंसर आ जाएगा हमारा एक्टोपैरासिटिज्म है, उसके ऊपर चिपक रहा है। क्लियर दैट? बिसाइड पैडीफिल्ड, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। साइनोबैक्टीरिया किसके साथ एसोसिएट करता है? इक्विसिटम के साथ,
साइलोटम के साथ में, पाइनस के साथ में, साइकस के साथ में, तो आंसर आ जाएगा हमारा साइकस के साथ में। नाउ द एज पिरामिड विद द ब्रॉड बेस इंडिकेट, ब्रॉड बेस है बच्चों, ठीक है, ये लो, तो ग्रोइंग के बता रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन बता रहा है। हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल, क्या ओल्ड इंडिविजुअल ज्यादा है। लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल की परसेंटेज कम है। स्टेबल पॉपुलेशन है या हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल की परसेंटेज ज्यादा है, तो आंसर सही है, यंग इंडिविजुअल की परसेंटेज ज्यादा है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी फिनिश कर लिए। आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इकोसिस्टम वाला चैप्टर, बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चूंकि अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली है तो आपको चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है, राइट, तो आप इजीली चीज़ों को समझोगे। अब इकोसिस्टम हम थोड़े अच्छे लेवल पे समझेंगे, क्लियर दैट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।